तो आज का जो टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल। पहले भी बेटा हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो दो एग्जांपल पढ़े थे, एक यूके इकोनॉमी के बारे में और एक चाइनाज इकोनॉमी, है ना, चाइनीज इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। यूके की इकोनॉमी धीरे धीरे क्या कर रही थी, अप हो रही थी, बढ़ रही थी, वो पॉजिटिव था, उसके लिए वो पॉजिटिव ट्रेंड था। और वहीं चाइना की इकोनॉमी क्या कर रही थी, डाउन, स्लो डाउन हो रही थी, तो उसके लिए वो नेगेटिव ट्रेंड था। क्लियर, वो कंट्रैक्ट कर रही थी, यूके की इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही थी। यहां तक क्लियर। अब आया ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। किस किसने ये नहीं पढ़ा है आज तक, सुना नहीं कभी? 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था बेटा। इसमें हुआ क्या था, पूरे की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था। क्या आया था, बहुत बड़ा मतलब सारे सेक्टर्स इसमें कवर हो गए थे। क्लियर। और जो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट 33% तक बढ़ गई थी इकोनॉमी में। यूरोपियन इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर गई थी। इससे पहले एक इकोनॉमी मॉडल माना जाता था, जो थ्योरी पढ़ते थे वो थी क्लासिकल स्कूल। क्या पढ़ते थे? क्लासिकल स्कूल में ये माना जाता था कि एडी इज ऑलवेज इक्वल टू एएस, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम माना जाता था। क्या माना जाता था? लेकिन जब ये वो इकोनॉमी जो एडी इज इक्वल टू एस थी, वो इकोनॉमी अपने आप रिस्टोर कर जाता था इक्विलिब्रियम। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो इकोनॉमी जो अपने आप रिस्टोर करती थी वो नहीं करी। तो फिर एक नई थ्योरी बनी जो केन्जियन स्कूल थ्योरी कही गई। उसमें यह माना गया कि इक्विलिब्रियम हमेशा ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो तीन तरह के मानने का। और ये कहा गया कि अब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बीच में जरूरी है, क्योंकि जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तभी हम इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे ला पाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। क्लियर। क्लासिकल स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रिस्टोर कर जाती थी डिमांड सप्लाई से। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर नहीं हुई। तो फिर जाकर आगे एक नई थ्योरी बनाई जिसका नाम केन्जियन स्कूल रखा गया। क्या रखा गया? और उसके बाद से अब हम लगातार केन्जियन स्कूल थ्योरी पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है? अब ग्रेट डिप्रेशन 1930, द वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड द लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन जो 20th सेंचुरी में आया था ड्यूरिंग 1930s। क्लियर। इट स्टार्टेड इन दी यूएस। ये शुरू कहां से हुआ था? एंड बिकेम वर्ल्ड वाइड, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था। द ग्लोबल जीडीपी फेल बाय अराउंड 15%। जो ग्लोबल जीडीपी थी कितने परसेंट गिर गई थी? 15%। क्लियर। बिटवीन 1929 एंड 1932 इसमें इतनी ज्यादा गिर गई थी। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फेल। प्रोडक्शन भी गिर गई, प्रोडक्शन गिर गई तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा तो ऑब्वियसली कनेक्टेड है इनकम, वो भी फॉल होगी। एज फार एज द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आर कंसर्न्ड, देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अमंग्स इकोनॉमिस्ट। सब इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस क्या थे? अलग अलग ओपिनियंस क्या थे? वाइल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स, जो बताया ना, केन्स, जेएम केन्स, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जेएम केन्स, regarded lower aggregate expenditure in the economy to be the cause of massive decline in income and employment. So monetarists opined that the Great Depression was caused by the banking crisis and low money supply. जेएम केन्स का यह मानना था कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो गिरा, लोगों ने इकोनॉमी में खर्च करना क्या कर दिया, कम, इस वजह से इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड में ये एक मैसिव डिक्लाइन आया, जो कि इसलिए भी था कि बैंकिंग क्राइसिस था और लोग जो मनी सप्लाई थी मार्केट में वो कम थी। इस वजह से लोग बाहर आकर डिमांड नहीं कर रहे थे, जिस वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। क्या आया? ग्रेट। अभी भी यूरोपियन कंट्रीज में बेटा रिसेशन के हालात हैं, क्योंकि वहां पे लोग खर्च नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? कंजप्शन नहीं कर रहे। आपने पढ़ा होगा सबने एडीएस में कि जब एमपीसी ज्यादा होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, इनकम का ज्यादातर हिस्सा आप कहां खर्च कर रहे हो? कंजप्शन की तरफ, तो इकोनॉमी बढ़ती है। और अगर आप ज्यादातर हिस्सा सेव कर रहे हो तो इकोनॉमी डाउन होती है। तो यूरोपियन कंट्रीज में लोग डिमांड नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? याद रहेगा जो अभी हो रहा है। बट हम ग्रेट डिप्रेशन पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ। Many other economists blamed deflation, over indebtedness, lower profit,
पेसिमिज्म टू बी द मेन कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ये 3 रीजंस कई लोगों ने बताया। पहला, बोलो, डिफ्लेशन। दूसरा, ओवर इंडेटनेस, ओवर कर्जा। तीसरा, लोअर डेट। और चौथा, पेसिमिज्म। पेसिमिज्म क्या होता है? नेगेटिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच होती है? Whatever may be the cause of the depression, it caused widespread distress in the world as production, employment, income and expenditure fell. जो भी कारण हो कहते, बट इसके जो implications आई वो ये आई कि पूरे वर्ल्ड में जो इसका इम्पैक्ट दिखा, प्रोडक्शन डाउन हो गई, एम्प्लॉयमेंट डाउन हो गई, इनकम डाउन हो गई, एक्सपेंडिचर गिर गया। ये सारा नुकसान हुआ पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को। सो द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बिगिन रिकवरिंग इन 1933। मनी सप्लाई बढ़ी, ह्यूज इंटरनेशनल इन्फ्लो आया गोल्ड का, increased government spending due to World War II etc. were some of the factor which helped economies slowly come out of recession and enter the phase of expansion and upturn। कि धीरे धीरे फिर खर्चा इकोनॉमी ने बढ़ाया, गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया, बाकी सारी चीजें बढ़ती गई, ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी थी वो वापस उससे रिकवर कर गई। क्या कर गई? रिकवर। याद रहेगा। उसके बाद आईटी बबल बर्स्ट ऑफ 2000। क्या था आईटी बबल बर्स्ट ऑफ? IT bubble or .com bubble roughly covered the period 1997 to 2000. During this period, many new internet-based companies, commonly refers to as .com companies. क्या कहा गया इनको? To borrow, .com companies were started. The low interest rate in 1988 to 99 encouraged the startup internet companies to borrow from the markets. क्योंकि इस टाइम पर इंडिया में भी जैसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और भी काफ़ी कंट्रीज में रिफॉर्म्स लाए गए कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्टेड किए जाएं। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड सीइंग वास्ट स्कोप इन दिस एरिया, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन दीज कंपनीज। जो वेंचर कैपिटल थे, जो दूसरी फंडिंग करते हैं, FII टाइप्स, वो उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ड्यू टू ओवर ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट, इन्वेस्टर्स वर लेस कॉशियस। वो इतने ज्यादा कॉशियस नहीं थे। देयर वॉज अ ग्रेट राइज इन देयर स्टॉक प्राइस एंड इन जनरल इट वॉज noticed that companies could cause their stock prices to increase by simply adding an e prefix to their name or a .com to the end। कि वो अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को उतार रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। इजी। These companies offered their services or end products for free with the expectation that they could build enough brand awareness to charge profitable rate for their services later। पहले फ्री में चार्ज किया, पहले फ्री रखा, बाद में उन्होंने कहा कि चलो जब बाद में हम इसको चार्ज करके प्रॉफिटेबल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्रॉफिटेबल। शुरू में वेबसाइट्स वगैरह सब फ्री थी, इंस्टाग्राम का भी यही लॉजिक था। शुरू में जो चीजें दे रहे थे, कैसे दे रहे थे? फ्री। बाद में धीरे धीरे क्या कर दिया उसको? पेड। क्या कर दिया? As a result, these companies saw high growth and a type of bubble developed. The growth over profits mentality led some companies to engage in lavish internal spending such as elaborate business facilities। उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस पे ह्यूज एक्सपेंडिचर्स करने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि पूरे इकोनॉमी में, वर्ल्ड में उसकी डेवलपमेंट हो गई। क्या हो गई? These companies could not sustain long। ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाई क्योंकि ये बबल था सिर्फ। क्या था? एक The collapse of the bubble took place during 1999 to 2001. Many .com companies ran out of capital, उनके पास पैसा खत्म हो गया, and were acquired or liquidated. Nearly half of .com companies were either shut down or were taken over by other companies। या तो बंद हो गई या किसी और ने उनको टेक ओवर कर लिया। Stock markets crashed and slowly the economies began feeling the downturn in their economic activities। फिर दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाउनटर्न आना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर सृष्टि? बोलो क्लियर है? समझ आया? ऐसे ही आपने देखा होगा, इसी का एक अगर हम माइक्रो एग्जांपल देखें तो बायजूस ने क्या किया? एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया कि हम एक्सपैंड करेंगे, है ना। लोगों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? बबल बन गया बायजूस का, और वो बिलियंस में खर्चा कर दिया, जिस वजह से एकदम से वो डूब गई, कंपनी जीरो हो गई, रातों रात खत्म हो गई। क्लियर? तो ये इसी तरह से दो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस साइकिल, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था ना, इकोनॉमिक रिसेशन आया था 2008 में। कब आया था? 2000 आया था ना।
द रिसेंट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ओज इट्स ओरिजिन टू यूएस फाइनेंशियल मार्केट। ये स्टार्ट कहां से हुआ? यूएस फाइनेंशियल मार्केट से शुरू हुआ। फॉलोइंग आईटी बबल बर्स्ट ऑफ 2000 में पहले ये हुआ, बबल बर्स्ट हुआ आईटी का, उसके बाद 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्या आ गया? ग्लोबल इकोनॉमिक। द यूएस इकोनॉमी वेंट इनटू रिसेशन। यूएस इकोनॉमी कहां चली गई थी 2008 में? रिसेशन में। इन ऑर्डर टू टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, यूएस फेडरल रिजर्व जो वहां का सेंट्रल बैंक है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए। क्या कम कर दिए? रेट ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना मतलब लोगों को इनकरेज करना कि वो मार्केट में आकर क्या करें? स्पेंड करें। क्या करें? दिस लेड टू लार्ज लिक्विडिटी और मनी सप्लाई विद द बैंक्स। लिक्विडिटी ज्यादा हो गई। विद लोअर इंटरेस्ट रेट क्रेडिट बिकेम चीपर। क्रेडिट क्या हो गया? चीप। एंड हाउस होल्ड इवन विद लो क्रेडिट वर्दीनेस बिगिन टू बाय हाउसेज इन इंक्रीजिंग नंबर्स। उन्होंने हाउसेस खरीदने शुरू कर दिए क्योंकि क्रेडिट क्या था? बहुत चीप, तो सस्ते में मिल रहा है होम लोन, फटाफट ले लो। इंक्रीज्ड डिमांड फॉर हाउसेज लेड टू इंक्रीज प्राइस फॉर देम। डिमांड बढ़ी तो प्राइस क्या हो गया? हाउसेस के बढ़ गए। द राइजिंग प्राइसेस ऑफ हाउसिंग लेड बोथ हाउसहोल्ड्स एंड बैंक टू बिलीव दैट प्राइस वुड कंटिन्यू टू राइज। दोनों को लगा, बैंक्स को भी और जो खरीद रहे हैं हाउस होल्ड उनको भी क्या लगा? प्राइस क्या होंगे? और बढ़ेंगे। Excess liquidity with banks and availability of new financial instruments led banks to lend without checking the credit worthiness of borrowers. उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी इजी कर दी कि जिसको भी लोन लेना है फटाफट लोन ले लो। क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं कर रहे थे। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है वो रीपे कर भी पाएगा या नहीं, ये किसी ने चेक नहीं किया। फर्स्ट सिर्फ क्या दे रहे थे? मैक्स टू मैक्स लोन। क्या दे रहे थे? मैक्स टू मैक्स लोन्स वर गिवन इवन टू सब प्राइम हाउस होल्ड्स एंड ऑल्सो टू दोज पर्सन हु हैड नो इनकम और एसेट्स। उन्हें भी दे दिए गए जिनके पास ना इनकम है ना एसेट है। हाउसेज वर बिल्ट इन एक्सेस ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यू टू ओवर सप्लाई इन द मार्केट हाउसेज प्राइस बिगिन टू डिक्लाइन इन 2006। प्राइसेस क्या होने लग गए? डिक्लाइन होने शुरू हो गए। हाउसेज बबल गॉट burst in the second half of the 2007 with the fall in price of houses which were led as mortgage. The subprime households started defaulting on a large scale in paying off their installment. उन्होंने default करना start कर दिया। हाँ, यहाँ note कर लेना। default मतलब क्या बनने लग गए? NPAs, non performing assets, कि वो अब वापस रीपे पैसा नहीं कर रहे थे। So this caused huge losses to the banks. Banks को क्या हुआ? Huge, क्योंकि वो रीपे ही नहीं कर रहे। Losses in banks and other financial institution had a chain effect and soon the whole US economy and the world economy at large felt its impact. पूरे वर्ल्ड को इसका इम्पैक्ट देखने को मिला क्योंकि वहां पे पूरी इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया। फिर क्योंकि लोन देना इजी हो गया ना, ऊपर से गवर्नमेंट ने भी कह दिया ज्यादा से ज्यादा लोन दो, तो वो ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी तो उन्होंने किसी को भी लोन दे दिया, तो जिस वजह से क्रेडिट वर्दीनेस चेक की नहीं। अब जैसे इंडिया में भी अगर आप देखो तो बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो बेटा पता नहीं कितना एनपीएज है उनके ऊपर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनके, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऊपर से बोल रखा है कि आप एग्रीकल्चरिस्ट को लोन दो। अब एग्रीकल्चरिस्ट को लोन दे रहे हैं, वो रीपे नहीं कर रहे, तो लोन डिफॉल्ट रेट्स क्या हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा, जिस वजह से अब उनकी लैंड भी नहीं ले सकते आप एग्रीकल्चर का आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि उनकी लैंड आपने मॉर्टगेज रखी है तो आप लैंड ले लो, नहीं ले सकते, वो भी अगेंस्ट है। तो इस वजह से बैंक्स का एनपीएस बढ़ता जा रहा है। क्लियर? कोई डाउट? कितने हमने केसेस पढ़े बिजनेस साइकिल के? तीनों क्या थे? नेगेटिव थे। पहला ग्रेट डिप्रेशन 2930 में आया था, 32 तक चला था। उसके बाद दूसरा आईटी बबल बर्स्ट कब हुआ? 2000। और तीसरा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस कब आया? 2008-9। याद रहेगा ये तीन। वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में ये तीन क्राइसिस आए थे। क्लैरिटी? बोलो बेटा। चौथा एक और हो गया, कोविड-19। क्या आ गया? कोविड। उस टाइम पर भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज डाउन हुई थी। क्या हुई थी? अब फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, क्या टॉपिक है? फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल में क्या क्या चीजें आती हैं, हमें यही पढ़ना है। डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स डिफर होती हैं ड्यूरेशन में, इंटेंसिटी में हमने पढ़ा था। इसका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता, ये रेकरिंग होती है, रेगुलर है, बट इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। कई बार हो सकता है 1 साल के लिए आए, कई बार हो सकता है 5 साल के लिए आए, कोई फिक्स टाइम नहीं है। बट देयर आर सर्टेन फीचर्स जो कॉमनली इनमें होते हैं। जैसे पहला, बिजनेस साइकिल्स अकर पीरियोडिकली। कैसे आते हैं? ऑल्दो दे डू नॉट
एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी। हाँ, सेम रेगुलरिटी पे नहीं आते कि रेगुलरली इतने टाइम पीरियड के बाद आएगा, ऐसा नहीं है। सो द ड्यूरेशन ऑफ दीज साइकिल वेरी, द इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑल्सो वेरी। इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन भी क्या करता है बेटा, वेरी करता है। सेकंड, बिजनेस साइकिल हैज डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ एक्सपेंशन। फेजेस ऑफ एक्सपेंशन भी क्या है, अलग, पीक भी क्या है, अलग, कंट्रैक्शन भी अलग, और ट्रफ भी अलग अलग। सो दीज फेजेस seldom display smoothness and regularity. The length of each phase is also not defined. किसी की भी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड की लेंथ नहीं है। थर्ड, बिजनेस साइकिल जनरली कहां पे होते हैं, फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट का मतलब कैपिटलिस्ट, कौन सी, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, ओपन, जहां डिमांड सप्लाई पे सारी चीजों को देखा जाए। दे आर परवेजिव मतलब हर जगह लगती हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक ही सेक्टर में आएंगे, एवरीवेयर। डिस्टर्बेंस इन वन और मोर सेक्टर गेट इजिली ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर सेक्टर। अब अगर आप देखो आज एग्रीकल्चर डाउन हो तो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री डाउन तो सर्विसेज डाउन, तो तीनों कनेक्टेड सेक्टर्स हैं। क्या है तीनों? फोर्थ, ऑल्दो ऑल सेक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल। सारे सेक्टर्स किससे अफेक्ट हो रहे हैं? बिजनेस साइकिल से। सम सेक्टर्स सच एज कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री आर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। ये कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? Disproportionately. Moreover, compared to agricultural sector, the industrial sector is more prone to the adverse effect of trade cycle. Agriculture से ज्यादा इफेक्ट किस पे आएगा? इंडस्ट्री। ये लाइट हाईलाइट कर लेना। Sixth, business cycles are exceedingly complex phenomena. क्या है ये exceedingly? They do not have uniform characteristics and causes. कभी भी इनकी कोई यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और कोई कॉजेज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा यूनिफॉर्म हो तो हम तो पहले अवेयर रहे उससे और वो चीज़ करें ही ना, तो इसका कब क्या इम्पैक्ट करेगा पता नहीं। जैसे इंडिया में भी अब एक हाउसिंग बबल बना हुआ है, प्रॉपर्टी बबल है, ये भी बेटा फटेगा, क्योंकि जयपुर में भी ऐसा हुआ, एक्सेसिव लेवल पे घर बना दिए गए। जब एक्सेसिव सप्लाई हो गई, डिमांड है नहीं उतनी, तो वो धीरे धीरे रेट सुन के ख़त्म हो गए। वहाँ पे वो अब एक तरह से वो किसी तरह से यूज़ नहीं है, वहाँ सिर्फ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना वहाँ कोई रहता है, ना वहाँ कोई किसी तरह से डेवलपमेंट हो पाई। तो ऐसे ही मोहाली वाली साइड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, लेकिन इतनी कोई डिमांड ज़्यादा नहीं है। वो आपस में ही प्रॉपर्टी कमर्शियल कहाँ, किसने कहा ये? सृष्टि ने कहा ये? ऐसा नहीं है, चेक करो पूरा जो एरो सिटी है, वो एरो सिटी से लेके आप इधर मुल्लापुर वाली साइड सारा चेक करो, पूरी वो कनेक्टेड है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड जो है वो पूरी खरड़ से लेके मुल्लापुर से लेके पूरा कनेक्टेड है वो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ प्रॉपर्टीज बन रही हैं, लेकिन इतनी कोई डिमांड नहीं है। जो बीच में ब्रोकर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स, वही आपस में उसको बढ़ा रहे हैं रेट को, तो बबल बन रहा है, वो एक टाइम पे फटेगा वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी, इतने तो लोग इधर है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, इधर लोग पॉपुलेशन आएगी क्यों? क्योंकि इधर तो जॉब्स ही नहीं है। जॉब्स हैं चंडीगढ़ में, मोहाली में नहीं है, तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों ने लिया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट में कितना ही होल्ड कर लेंगे, उसको बस बबल बनाते जा रहे हैं वो। अब ऐसा हो गया कि रेट तो है, खरीदने वाले कोई नहीं है। रेट तो नो डाउट बढ़ गया, लेकिन बढ़ के नीचे भी आ गया, लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं है। देन दे आर कॉज्ड बाय वेरिंग फैक्टर्स। अब इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, टाइम टू टाइम वेरी भी करते रहते हैं। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेक एन एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ ट्रेड साइकिल बिफोर देयर अकरेंस। आप प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। क्लियर? रिपरकशंस ऑफ बिजनेस साइकिल। रिपरकशंस का मतलब क्या होता है? जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। गेट साइमल्टेनियसली फेल्ट ऑन नियरली ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अगर कहीं एक ऐसा कुछ होता है तो उसके जो आगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सारे वेरिएबल्स पे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आउटपुट इंपैक्ट कर जाएगी, एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो इंपैक्ट, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, इंटरेस्ट, ट्रेड, प्राइस लेवल, सब इंपैक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो सारे इंटरकनेक्टेड है। क्या है बेटा? बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब स्प्रेड होते रहते हैं, कनेक्टेड स्प्रेड है, और आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। अगर यूएस देखो, यूएस में क्राइसिस आ रहा है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कनेक्टेड है। हम क्योंकि यूएस से क्या खरीद रहे हैं? गुड्स, है ना, हम उनसे मशीन्स, ये सब चीजें ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनसे है हमारे पास।
तो उनसे अगर उधर कोई दिक्कत आती है तो हमारा वो सारा इंटरकनेक्टेड है, हमारे यहाँ भी ऑटोमेटिकली हम उनसे इनपुट्स खरीद रहे हैं, यहाँ इनपुट वो यूज हो रहे हैं तो आउटपुट बन रही है, तो आउटपुट का प्राइस है। अगर वो इनपुट महंगे आएंगे तो आउटपुट महंगा, तो ऑटोमेटिकली महंगा सस्ता वो सब कनेक्टेड है। यहाँ तक क्लियर? बोलो क्लियर है? और यूएस ने बेटा, यूएस ऐसे लेवल पे टेक्नोलॉजी ले चुका है जो कि टर्मिनेटर जो हमने देखे पहले मूवीज वगैरह, हो सकता है एआई ऐसा कर ले। अब उन्होंने इतना छोटा एक ड्रोन बना लिया जो हाथ के पाम पे आप रख सकते हो, और वो ड्रोन जाता है सीधा फॉरहेड पे जाके हिट कर देता है किसी को भी, बुलेट है उसके अंदर। वो इस लेवल की टेक्नोलॉजी ले चुके हैं कि ड्रोन यहाँ से गया, जहाँ से भी उन्होंने रखे वो उड़े, सीधा जाकर किसी को भी हेडशॉट कर सकता है कहीं पे भी। क्लियर? और अब वो भी लेवल आ गया कि एआई अपने आप को आगे डेवलप कर रही है। क्लियर? उन्होंने कहा कि कंटेजियस है और इंटरनेशनल इन कैरेक्टर है। दे बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड रिलेशंस, क्योंकि आपस में कंट्रीज के क्या है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s कहां पे आया था? यूएस में और ग्रेट ब्रिटेन में। इट ऑलमोस्ट अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, स्पेशली द कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट, बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस। क्या होते हैं इसके? सीरियस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के वेलफेयर को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और उसके ऊपर काफी सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इंपैक्ट कर जाते हैं। यहां तक क्लैरिटी? बोलो। अब हमारा आया कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। दो तरह के थे, हमने शुरू में पढ़ा था चैप्टर के, इंटरनल एक्सटर्नल। क्या क्या? इंटरनल जो हमारे कंट्रोल में, एक्सटर्नल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिजनेस साइकिल में अकर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज और इंटरनल कॉजेज, और हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। द 2001 was preceded by an absolute mania in dot-com and technology stocks, while the 2007-8-9 followed a period of unprecedented speculation in the US housing market. 2000 में किस वजह से आया? आईटी। और 2008 में हाउसिंग मार्केट की वजह से आया ना, उस वजह से ही दिक्कत आई। क्या आई? उस वजह से ही। तो कॉजेज दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? AD इज इक्वल टू AS, उसे इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। अगर उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, AD ज्यादा AS कम, तो बेटा दिक्कत है। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एकदम से ज्यादा एकदम से कम, तो दिक्कत आएगी। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ गई, कम कर दिया, मनी सप्लाई कम। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उन पे, मनी सप्लाई या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या है? साइकोलॉजिकल। और एक्सटर्नल जैसे वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी शॉक, ये एक्सटर्नल है सारे। नेचुरल फैक्टर्स कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कोविड-19 क्या था? नेचुरल फैक्टर। पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या है? पॉपुलेशन। तो इंटरनल कॉजेज और एंडोजीनियस फैक्टर्स विच मे लेड टू बूम और बर्स्ट, इससे दोनों हो सकता है, बूम भी हो सकता है, बर्स्ट भी हो सकता है। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, इन सबको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पहली चीज क्या है? फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड में क्या आई बेटा? फ्लक्चुएशन। अकॉर्डिंग टू किसने बताया था ये? केन्स। फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। किससे हो रहा है? एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। बोलो क्लियर? इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू परचेज अ गुड एट डिफरेंट प्राइस, कितने प्राइस पे वो खरीदने को रेडी है, और जनरली AD when is equal to AS. In a free market economy where maximization of profit is the aim of businesses, सारे businesses का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। हायर लेवल ऑफ AD will induce businessmen to produce more. अगर AD ज्यादा होगा तो वो प्रोड्यूस भी क्या करेंगे? ज्यादा। एज अ रिजल्ट देयर विल बी मोर आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब क्या हो जाएगा? ज्यादा। हाउएवर इफ AD आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई इट कॉजेज इन्फ्लेशन। मतलब AD आउटस्ट्रिप्स का मतलब है AD इज ग्रेटर देन AS। लिख लो, AD अगर AS से ज्यादा होगा, इससे क्या आएगा बेटा? इन्फ्लेशन। क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एज अगेंस्ट दिस, if AD is low, then there will be lesser output, income and employment. Investors sell stocks and buy safe haven investment that traditionally do not lose value, such as bond, gold and the US
डॉलर। अब कहते हैं जब अगर डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा है, तो इन्वेस्टर्स भी क्या करेंगे, उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां उन्हें क्या लगेगा सेफ। वो फ्लक्चुएटिंग मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं होंगे। ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में क्या आएगा, डिफ्लेशन। क्या आएगा, एज कंपनीज ले ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स लूज देयर जॉब्स, स्टॉप बाइंग एनीथिंग बट नेसेसिटीज। वो सिर्फ लोग क्या खरीदेंगे, हम नेसेसिटीज रेदर देन कि कोई लग्जरीज कंफर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे जॉब्स, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सब कम होता रहेगा। दैट कॉजेज अ डाउनवर्ड स्पाइरल। ये क्या लगेगा, एक the burst cycle eventually stop on its own when prices are so low that those investors that still have cash start buying again। अब जब burst cycle नीचे नीचे जाएगा, फिर वो दोबारा से जब लोग कहेंगे कि हाँ अब इतना नीचे आ गया कि अब हम इसको अपने सेविंग से भी खरीद सकते हैं, तो उसको दोबारा से खरीदने स्टार्ट कर देंगे और दोबारा से क्या बढ़ जाएगी, डिमांड क्या बढ़ जाएगी। However, this can take a long time and even lead to a depression। हो सकता है कि अगर वो डिफ्लेशन से अगर वो लंबा टाइम चलता रहे तो वो किस में जा सकता है, डिप्रेशन में। किसमें, अब डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज द नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो नेट फॉरेन डिमांड है किस चीज की, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्लियर, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो नेट फॉरेन डिमांड बाहर से हो रही है, और इंपोर्ट हो रहा है तो हम कर रहे हैं। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एडी इन द इकोनॉमी। एडी का कंपोनेंट है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो एडी ज्यादा, अगर इंपोर्ट ज्यादा तो एडी कम। पढ़ा है ना, कॉजेज ऑफ एडी पढ़े हैं। दस इंक्रीज इन वेरिएशन इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैन लेड टू बिजनेस फ्लक्चुएशंस एज वेल। अगर आज हम इंपोर्ट ज्यादा कर दें, क्या ज्यादा कर दें, तो हमारे देश से एडी क्या हो गया, कम। अगर आज हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर दें, हमारे एडी ज्यादा, तो इससे फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इससे भी इंपैक्ट आएगा। दस इंक्रीज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कॉजेज condition of expansion or boom, and decrease in aggregate effective demand causes condition of recession और depression। नोट कर लेना, अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या आएगा, बूम, और अगर इफेक्टिव डिमांड कम होगी तो क्या आएगा, बोलो, रिसेशन और डिप्रेशन। आगे हम फाइनेंस में इसको, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, आगे फाइनेंशियल मार्केट प्रॉपर चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे। पहला क्या था, फ्लक्चुएशन, इफेक्टिव डिमांड। उसके बाद फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आएगा तो भी, अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है तो क्या आएगा, बूम, बाहर से कम आ रही है, रिसेशन और डिप्रेशन। सिंपल। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट आर प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द एडी, कि ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है, हाईलाइट कर लेना और स्टार लगा लेना। Easy? Investment fluctuate quite often because of changes in profit expectation of entrepreneurs. New inventions may cause entrepreneur to increase investment in project which are cost efficient or more profit inducing. ये ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट या प्रॉफिट इंड्यूसिंग होगी तो लोग उधर ज्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट क्या करेंगे। और इन्वेस्टमेंट मे राइज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो इन द इकोनॉमी। अब जैसे इंडिया में हम उन्हें लो इंटरेस्ट दे तो वो फटाफट इंडिया में आके क्या करेंगे, इन्वेस्ट। यहाँ हम उन्हें चीप लेबर प्रोवाइड करेंगे तो वो इंडिया में आके क्या करेंगे, इन्वेस्ट। सो इंक्रीजेज इन इन्वेस्टमेंट शिफ्ट द एडी टू द राइट लीडिंग टू एन इकोनॉमिक एक्सपेंशन। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हैज द ऑपोजिट इफेक्ट। सिंपल है ये तो। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे, राइट, हमारा एडी बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट कम, लेफ्ट। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे भी इम्पैक्ट होता है। फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विद इट इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्टिंग इन बिजनेस फ्लक्चुएशन। गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर वॉर्स हैज डिस्टेबलाइज इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो डिफ्लेशन क्या किया जाएगा, कंट्रोल। और अगर इन्फ्लेशन के टाइम इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगी, कम। तो इससे भी वेरिएशन आ सकती है। क्या आ सकती है, पढ़ा है ना हमने क्लास 12th में भी, बिजनेस अकाउंट्स में आपने ये पढ़ा होगा। 15th टॉपिक एडीएस का पढ़ा था, कंट्रोल इन मनी सप्लाई। दो सेक्टर करते थे, गवर्नमेंट सेक्टर और देश का सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी सेक्टर जो सेंट्रल बैंक था। गवर्नमेंट सेक्टर 4 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करता था, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया ये। पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा टैक्सेस, तीसरा पब्लिक बोरिंग, चौथा बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। ये 4 फैक्टर थे ना, वही चीज की बात कर रहे हैं। समझ आया। अब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक
मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि कौन सी हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल, वही बता दिया उन्होंने। मॉनेटरी में क्या क्या आते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 6 आते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स, वो सारे, और उधर 3 आते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुविजन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये भी कॉज करते हैं बेटा बिजनेस साइकिल्स पे। ऑब्वियसली अगर आप सीआरआर, अभी जैसे इंडिया में मार्केट थोड़ी नीचे डाउन चल रही थी कि इतना लोग डिमांड नहीं कर रहे, उसको उठाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, बेसिस पॉइंट्स को 0.5% क्या कर दिया, गिर दिया, 0.5% गिर दिया, जिस वजह से लोग जो जिनको लो क्रेडिट क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा। क्रेडिट चीप होगा तो लोग लोन क्या लेंगे, ज्यादा, उस वजह से मार्केट अप होगी। ये सिस्टम है। सो इससे भी बिजनेस साइकिल इंपैक्ट करती हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज जैसे इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स कट होगा तो लोग खर्च क्या करेंगे, ज्यादा। ये मोस्ट कॉमन मेथड है ऑफ बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करना है, टैक्स क्या कर दो, कम, डिमांड क्या करेंगे लोग, ज्यादा। अगर हमें मार्केट में खर्चा ज्यादा करवाना है तो गवर्नमेंट खर्चा क्या कर दो, ज्यादा। दिस रिजल्ट्स इन बूम। सिमिलरली सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफन मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल मोटिव्स लेड टू इन्फ्लेशनरी इफेक्ट एंड डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। कि अगर हम रेट्स को कम कर देंगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। रेट कम तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। वो सारा कनेक्टेड है, समझ आया? बोलो। एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर सच एज रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब इन्फ्लेशन अगर है मार्केट में तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा कम, टैक्स ज्यादा, बोरिंग, बोलो, पब्लिक बोरिंग ज्यादा, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई कम, ये सब चीजें करेगी। और इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा और डाउनफॉर प्रेशर आएगा ईडी में और इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। एट टाइम्स सच स्लो डाउन मे बी ड्रास्टिक, शोइंग नेगेटिव ग्रोथ रेट एंड मे अल्टीमेटली एंड अप इन रिसेशन। कई बार ये इंपैक्ट नेगेटिव कर जाते हैं कि हमने रेट इतना ज्यादा लंबे टाइम चला दिया जिससे इकोनॉमी में क्या आ गया, रिसेशन। क्या आ गया, इजी, बोलो, क्लियर है? अगला हमारा कौन सा आया, मनी सप्लाई। क्या आया, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो क्या आता है, इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई कम, अकॉर्डिंग टू हॉट्रे, ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। क्या है ये, प्योरली अनप्लान्ड चेंजेस इन सप्लाई और मनी मे कॉज बिजनेस फ्लक्चुएशन इन दी इकोनॉमी। हमने कोई एकदम से अनप्लान्ड चेंज कर दिया सप्लाई में तो उससे भी इकोनॉमी में क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा। एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी कॉजेज एक्सपेंशन इन एडी। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा। एंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हाउएवर एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ क्रेडिट मे ऑल्सो सेट ऑफ इन्फ्लेशन इन दी इकोनॉमी। ऐसा ही हुआ था, बोलो। कैपिटल इज इजिली अवेलेबल एंड देयरफॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस अलाइक कैन बोरो एट लोअर रेट। दिस स्टिमुलेट्स मोर डिमांड क्रिएटिंग अ वर्चुअस सर्कल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब इसमें जब 2008 में रिसेशन आया, जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वो यही तो हुआ था। रेट्स क्या किए, कम, जिससे इकोनॉमी में क्या आ गया, एक वर्चुअस सर्कल था, उसमें हम फंस गए, उसको ब्रेक करना मुश्किल हो गया और लोग सस्ते रेट पे लोन ज्यादा उन्होंने लिया, जिस वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, उन्होंने वापस लोन नहीं दिया और नेगेटिव हो गई इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी में रिवर्स द प्रोसेस। अगर आपने मनी सप्लाई कम कर दिया, क्या कंट्रोल करने के लिए कम करते हैं, इन्फ्लेशन। क्या कम करने के लिए, एंड इनिशिएट रिसेशन इन दी। हो सकता है क्या कहा जाए इकोनॉमी में, रिसेशन, वो उल्टा इंपैक्ट कर जाए। क्या इंपैक्ट कर जाए, यहां तक क्लियर? अगला आया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। किसका क्या है ये, किसका है ये, इंटरनल का एक्सटर्नल का? इंटरनल के कितने टोटल, 5 है 6। पहला इफेक्टिव डिमांड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर। कितना आगे, 6। कितने हैं, अकॉर्डिंग टू पिगू, जो भी हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं। मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन दी एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड आर इफेक्टेड बाय वेज ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। अब ये साइकोलॉजिकल है ना, कि कई लोग कहते हैं यार अब मार्केट बढ़ेगी, पॉजिटिव है हमारे, एक है ना आइडिया कि बढ़ेगी, और एक पेसिमिज्म है कि अब नहीं बढ़ेगी। सो बिजनेस फ्लक्चुएशंस आउटकम है इन साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ माइंड के जो बिजनेसमैन के हैं। इफ एंटरप्रेन्योर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन
they make investment and as a result the expansionary phase may begin. अगर वो उनकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है तो उनको लगता है कि हाँ ये मार्केट डेवलप होगी, तो वो वहां ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली मार्केट एक्सपैंड कर जाती है. क्या कर जाती है मार्केट? ऑपोजिट हैपेंस व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन. वो नेगेटिव अप्रोच है उनकी. द इन्वेस्टर्स दे टेंड्स टू रिस्ट्रिक्ट देयर इन्वेस्टमेंट क्या कर देते हैं कि यार अब नहीं बढ़ेगी, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, ये अप्रोच रखते हैं. विद रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड कंजप्शन, ये एक डाउन टर्न आ जाता है. एंड इकोनॉमिक फेसेस कंट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमी में क्या आ जाता है? कंट्रैक्शन. क्या आ जाता है? ऑप्टिमिज्म से एक्सपेंशन और पेसिमिज्म से कंट्रैक्शन. अकॉर्डिंग टू स्कम्पीटर इनोवेशन थ्योरी, ये क्या है इनकी? इनोवेशन थ्योरी. ट्रेड साइकिल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन विच टेक्स प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम. कि टाइम टू टाइम अगर इकोनॉमी में क्या होता जा रहा है? इनोवेशन, तो इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, वो चेंजेस आते जाएंगे. द कॉबवेब थ्योरी, कौन सी थ्योरी है? किसने बनाई? निकोलस कल्डोर ने. Hold that the business cycle result from the fact that present prices substantially influences the production at some future date. आज का present price future date को क्या करेगा? Impact. क्या करेगा? Present fluctuation in prices may become responsible for fluctuation in output and employment at some subsequent period. आज जो प्राइस है ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के किसी ना किसी पीरियड में इम्पैक्ट करेगा. यहां तक क्लियर? इंटरनल के कितने थे टोटल? 6. पहला fluctuation in effective demand, second fluctuation in investment, third government spending, third है fluctuation in macro policies, money supply, psychological factors. क्या है psychological? अब आए external factor. क्या है? external factor को exogenous कहते हैं, याद रखना. internal को क्या कहते थे? इसको भी अंडरलाइन कर लो. इंटरनल को एंडोजीनियस कहते थे, याद रहेगा. एक्सटर्नल को एक्सोजीनियस, याद रखना. इससे भी बूम और बर्स्ट आ सकता है, जैसे वॉर. ड्यूरिंग वॉर टाइम्स प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स लाइक वेपन, आर्म्स इंक्रीजेस एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर डाइवर्टेड फॉर देयर प्रोडक्शन. दिस अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, कैपिटल एंड कंज्यूमर फॉल, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड. Fall in production causes fall in income, profit and employment. This creates contraction in economic activity and may trigger downturn in business cycle. इससे क्या आ जाएगा? डाउनटर्न आ जाएगा. क्या आ जाएगा? पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन. हमें ज्यादातर चीजें कहीं और डाइवर्ट करनी पड़ती है, तो नॉर्मल गुड्स की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कम. आफ्टर वॉर द कंट्री बिगिन टू रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ. Houses, roads, bridges, etc. are built and economic activity begins to pick up. All these activity push up effective demand due to which output, employment and income go up. Easy. पहला रीजन क्या था? एक्सोजीनियस का वॉर. दूसरा, तीसरा टेक्नोलॉजी शॉक्स. Growing technology enable production of new and better products and services. These products generally require huge investment. इनमें पैसा क्या चाहिए? For new technology adoption, this leads to expansion of employment, income and profit and give a boost to the economy. Economy को क्या देंगे? Boost. For example, due to the advent of mobile phones, the telecom industry underwent a boom and there was expansion of production, employment, income and profits. यहाँ तक clear? हाँ जी. लेकिन वो वॉर वाली हो रही है ना. अगर आप, हमने पढ़ा था ना, जब आपने पढ़ा होगा वर्ड टू प्रोड्यूस क्लास 11th में, तो अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा उगाएंगे तो कंजप्शन क्या हो जाएंगे? कम. कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन. वेलफेयर कम हो जाएगा ना. और वॉर से कभी भी देश का फायदा नहीं होता. वॉर तो एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना. वो ना ही क्या क्रिएट कर रहा है? एसेट. ना ही क्या कम कर रहा है? लायबिलिटी. तो वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो गया ना. समझ आया? Natural factor. Weather cycles causes fluctuation in agricultural output, which in turn causes instability in the economy, especially those economy which are mainly agrarian. कई बार एकदम से फ्लड आ गया तो वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, सारी इकोनॉमी डूब गई, है ना. जैसे पाकिस्तान में यही हो रहा था
कि अगर अच्छे मानसून अच्छा रेनफॉल हुआ तो आउटपुट अच्छी, नहीं हुआ तो जीरो, है ना। इन द ईयर्स व्हेन देयर आर ड्रॉट्स और एक्सेसिव फ्लड्स, जब कहीं सूखा पड़ गया या बहुत ज्यादा फ्लड आ गए, एग्रीकल्चरल आउटपुट इज बैडली अफेक्टेड। एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या हुए? बैडली अफेक्टेड। विद रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट इनकम ऑफ फार्मर्स फॉल, इनकम क्या हो गई फार्मर्स की? गिर गई। एंड देयरफॉर दे रिड्यूस देयर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो पुशेस अप देयर प्राइजेस। फूड प्रोडक्ट्स के प्राइस भी क्या हो गए? कम, और उससे इनकम अवेलेबिलिटी जो इंडस्ट्रियल गुड्स की थी वो खरीदने की क्या हो गई? कम। सो रिड्यूस डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कॉज इंडस्ट्रियल रिसेशन, क्योंकि वो महंगा हो गया तो इंडस्ट्री की तरफ कुछ पैसा ही नहीं बचा खरीदने को, वहां क्या आ गया? इंडस्ट्रियल रिसेशन। क्या आ गया? इंडस्ट्रियल। याद रहेगा। कल आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, कल आपने इस पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट बना के लाना है नोटबुक में ही, मतलब शॉर्ट नोट्स बना के लाना नोटबुक में ही। क्लियर? नोटबुक में कल अच्छे से इसको कवर कर लेना। कल हम एक बार इसको सारा रिवाइज कर लेंगे, फिर आपका 1 2 3 4 5 एक साथ टेस्ट होगा। क्लियर? अगले वीक मंडे को रख लेंगे टेस्ट। आपको एक वीक मैंने दे दिया, वैसे भी आपके पास पीछे भी पहले भी मैंने बता दिया था आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर? बोलो क्लियर है? और पासिंग 80% होगा, 80% से नीचे वाले को फेल माना जाएगा, ये याद रखना, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट देगा। समझ आया? बोलो। इसलिए टाइम है अभी, फोकस्ड हो जाओ पूरे। इधर उधर अगर थोड़ा सा भी डाइवर्जन है सब खत्म कर दो बेटा। फ्रूट बहुत तगड़ा है इसका, आगे जाके फ्रूट बहुत तगड़ा मिलेगा। सारी चीजें छोड़ दो, फोन सब बंद कर दो, अब अंडरग्राउंड पता ही ना हो कहां है बंदा। क्लियर? लास्ट आया हमारा एक्सोजीनियस, जो क्या था? पॉपुलेशन। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ रेट ज्यादा हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं हुई, तो इंपैक्ट क्या आएगा? एग्जिस्टिंग पे क्या आएगा? लोड, है ना। देयर विल बी लेसर सेविंग इन द इकोनॉमी, फ्यूअर सेविंग विल रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम, एंड एज अ रिजल्ट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो बी लेस। विद लेसर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम द इफेक्टिव डिमांड विल बी लेस, एंड ओवरऑल देयर विल बी स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं इकोनॉमीज ऑफ नियरली ऑल नेशंस, सारे वर्ल्ड के सारी इकोनॉमीज आपस में क्या है? कनेक्टेड है थ्रू ट्रेड। देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ बायलैटरल ट्रेड, business fluctuation that occur in one part of the world get easily transmitted to the other। अगर किसी एक पार्ट में कहीं कोई दिक्कत आती है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उससे कनेक्टेड है। क्या है? उससे कनेक्टेड। चेंजेस इन लॉज रिलेटेड टू टैक्सेस, ट्रेड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रेड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन टू अदर कंट्रीज, शिफ्ट इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, ये भी पोटेंशियल सोर्सेज हैं जो इकोनॉमी में डिसरप्शन लाते हैं। क्या लाते हैं? कोई डाउट? बोलो। अब व्हाई बिजनेस साइकिल्स इज इंपॉर्टेंट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब हमें कभी बिजनेस साइकिल जाननी क्यों जरूरी है जब भी हम कोई बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं? क्योंकि बेटा जब भी हम कोई बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो उसको उसमें ज़रूरी है कि पहले वहाँ की कंडीशन जानना कि यहाँ की कंडीशन क्या है, बिजनेस साइकिल क्या चल रहा है, बूम है, डिप्रेशन है, रिसेशन है, क्या है, उसके बाद ही हम कोई अपना एक डिसीजन ले पाएंगे। समझ आया? बोलो। इसलिए पहले ये अंडरस्टैंड करना, बिजनेस साइकिल अफेक्ट करता है सारे एस्पेक्ट्स को इकोनॉमी के। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ all types as they affected the demand for their product and the turn their profit with, which ultimately determined whether a business is successful or not। क्योंकि ये जो बिजनेस साइकिल हैं ये सब पे इम्पैक्ट कर जाएंगे और इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इकोनॉमी है, उसके हमारा प्रोडक्ट्स बिक रहा है या नहीं बिक रहा। क्योंकि अगर ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल उल्टा है तो बेटा उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट्स पर भी पड़ेगा, इसलिए उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? बोलो। नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल एंड देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेसमैन टू फ्रेम एप्रोप्रिएट पॉलिसी। कि अगर उसे बिजनेस साइकिल समझना है तभी वो अपनी एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी बना पाएगा। अगर उसके पास बिजनेस साइकिल ही सही नहीं है तो वो, अगर उसको समझा ही नहीं है तो वो अपनी पॉलिसी नहीं बना पाएगा। पता लगे मार्केट में डिफ्लेशन था और उस टाइम पे उसने कोई ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट पिच कर दिया जिससे उसका प्रोडक्ट ही खत्म हो गया, उसकी कंपनी का फॉर्च्यून ही खत्म हो गया। So, for example, the period of prosperity open up
न्यूअर एंड सुपीरियर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, मींस जब मार्केट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, देयर बाय प्रमोट बिजनेस, ये सब क्या प्रमोट करेंगी? बिजनेस। इससे उल्टा पीरियड ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन क्या करेंगी? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉफिट को कम क्या करेंगी? सो अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म हैज टू कंसीडर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जब कभी भी वो बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो पहले वो नेचर ऑफ एनवायरनमेंट देख के चले कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, स्पेशली दोज रिलेटेड टू फॉरवर्ड प्लानिंग। स्पेशली कब? बिजनेस साइकिल का ट्रेमेंडस, हाईलाइट कर लेना, इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस डिसीजन पे। The stage of the business cycle is crucial while making managerial decision regarding expansion और downsizing। अगर हमें कभी बेटा एक्सपेंशन करना है तो देखना है मार्केट में कहीं रिसेशन तो नहीं है। अगर रिसेशन होगा उस टाइम पे हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते, और हमें ये अगर कभी डाउनसाइज करना है तो देखना है कहीं मार्केट बढ़ रही है और हम तब डाउनसाइज कर रहे हो तो भी हमारे ऊपर उल्टा इंपैक्ट आएगा। इसलिए पहले बिजनेस करने से पहले हमें बिजनेस साइकिल्स को समझना जरूरी है। क्या है? Businesses have to be advantageously respond to the need to alter production level relative to demand। अब हमें डिमांड के मुताबिक अपनी बिजनेस पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। फर्म शुड एक्सरसाइज द कैपेबिलिटी और टू एक्सपैंड और रैशनलाइज प्रोडक्शन ऑपरेशन सो एज टू सूट द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। पहले उनको प्रॉपरली अपनी कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि हम एक्सपैंड करेंगे या रैशनलाइज करेंगे, कैसे करना है वो बिजनेस साइकिल्स को देखकर लगाया जाएगा। यहां तक क्लियर? So business managers need to work effectively to arrive at sound strategic decision in complex times across the whole business cycle, managing through boom, downturn, recession and recovery। उनको इस सारे टाइम में प्रॉपरली अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइम्स है। बोलो इजी है? बोलो बेटा। इकोनॉमी वाइड ट्रेंड भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सारे टाइप्स पे बिजनेस के इंपैक्ट करता है। हाउएवर इतना ही करते हैं, ज्यादा हो जाएगा, इसको हम पैरे को कल खत्म करेंगे। क्लियर है? बोलो। कल हम एक बार पहले बिजनेस साइकिल का सारा, आप कल शॉर्ट नोट्स बना के लाना, मैं सबके शॉर्ट नोट्स चेक करूंगा कल। क्लियर है? कल कोई बहाना मत देना मैं भूल गया। तुम्हारा काम एक ही है, कोई और काम ऑटो चलाने का काम नहीं है, साथ में एक ही काम है, पढ़ाई। जब वो याद नहीं तो करोगे क्या? आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल अच्छे से बेटा शॉर्ट नोट्स बना के लाना। क्लियर?